हेलो एवरीवन। हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन चैप्टर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको हम जितना भी पढ़े हैं आज वो सब क्या होता जाए, याद होता जाए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बहुत टफ है। ये मैक्सिमम बच्चों को याद नहीं होता है और समझ में नहीं आता तो याद कहाँ से होगा। ठीक है ना, तो हम अच्छे से समझेंगे एकदम नया जो 2D डायग्राम के हेल्प से। एंड इन द एंड अपना डायग्राम भी देखेंगे एंड देखेंगे अपना हैंड रिटन डायग्राम भी, जिससे हमें अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए चैप्टर। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि इसको हम अपने डेली लाइफ से रिलेट करते चलें। ठीक है, तो ये हमें समझ में आएगा, क्योंकि ये जो बायोलॉजी है, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ना कि कोई इतिहास और भूगोल जो कि हम शांति से बैठ के देखें। नहीं, आपको सोचना पड़ेगा अच्छे से, आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, पूरे ध्यान से और शांत होकर के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, जैसे कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि ये इसमें जो हमें पढ़ना है क्या है कि कोशिका का चक्र, यानी कोशिका कैसे हमारे शरीर में काम करता है, कैसे उसका चक्र चलता है, साइकिल कैसे चलता है, और उसका जो है विभाजन कैसे होता है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लाइन क्या है कि जो बहुकोशिकीय जैविक संरचना के निर्माण के लिए कोशिका वृद्धि और विभाजन करता है। चलिए आपसे 2 सवाल पूछती हूँ मैं कि आपके शरीर में अगर कोशिका विभाजन नहीं करता तो क्या होता, और कोशिका विभाजन कर रहा है तो क्या हो रहा है। अगर कोशिका विभाजन नहीं करता तो वो जो सेल है, जो हमारा शरीर है, उसका ग्रोथ नहीं हो पाता। ठीक है, और विभाजन कर रहा है तो क्या हो रहा है, हमारे शरीर का ग्रोथ हो रहा है, हमारा शरीर की लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, और हम क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं अच्छे से। तो ये होता है। तो कोशिका चक्र जो होता है विभिन्न प्रक्रमों की श्रृंखला होती है। ठीक है ना, जो कोशिका चक्र होती है सिर्फ एक ही से नहीं होता, बल्कि उसकी बहुत सारी श्रृंखला होती है। ठीक है, जिस दौरान कोशिका द्रव्य बढ़ता है और जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो भी बढ़ता है। ठीक है ना, जीनोम का द्विगुणन होता है और कोशिका विभाजन करके 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। जीनोम क्या है आपको नहीं पता है, आगे बताया जाएगा। ठीक है, द्विगुणन होता है इसका। ठीक है, जो जीनोम होता है वो जो एक होता है वो 2 हो जाता है, जिसे विभाजन करने के बाद प्रत्येक कोशिका में, ठीक है, जितना था उतना उतना आ जाता है। कोशिका चक्र का जो नियंत्रण होता है वो अनुवांशिक नियंत्रण होता है। ठीक है, अब देखिए कि जो कोशिका चक्र है ना, वो उसका जो समय होता है वो अलग अलग कोशिकाओं के लिए अलग अलग होता है, यानी कि भिन्न भिन्न होता है। जैसे जो मानव की कोशिका है वो 24 घंटे में ही डिवीज़न कर लेती है, लेकिन वहीं जो इष्ट की है, यानी कि जो कवक की कोशिका है, 90 मिनट लगते हैं उसका विभाजन करने में। साथ ही जो बैक्टीरिया होती है, जो जीवाणु होता है, वो 20 मिनट में क्या कर लेता है, डिवीज़न कर लेता है। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपने शायद हर जगह पढ़ा होगा कि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जीवाणु को ही लेते हैं, यानी बैक्टीरिया को ही लेते हैं। क्यों, किसी और सेल को क्यों नहीं लेते हैं? क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर हाँ तो वीडियो पॉज कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर नहीं पता है तो सुनिए। क्योंकि ये जो होता है सबसे कम समय में विभाजन करता है, जी हाँ, 20 मिनट में सिर्फ विभाजन कर लेता है। ठीक है, और जो जीवाणु की संरचना होती है ना, एकल कोशिकीय होती है, तो जिससे क्या होता है कि वो उनका सब कुछ क्लियर कट हमें दिखता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने में क्या होती है, आसानी भी होती है, इसलिए साइंटिस्ट लोग जो हैं वो जीवाणु को ज़्यादा लेते हैं। ओके, अब हम देखते हैं अपना मुख्य टॉपिक, जो कि है कोशिका चक्र कैसे होता है। तो जो कोशिका चक्र होता है उसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पहली अवस्था क्या है, वृद्धि अवस्था, यानी कि पहले तो सेल वृद्धि करेगी, उसके बाद क्या करेगी, विभाजन करेगी। तो वृद्धि अवस्था को कई नामों से जाना जाता है। पहला क्या है, अंतराकाल अवस्था, अंतरावस्था, और इंटरफेज अवस्था, और एक और है ग्रोथ फेज।
ठीक है। एग्जाम में सिर्फ इतना पूछता है कि वृद्धि अवस्था या फिर पूछेगा आपको अंतरावस्था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस बात का। जो दूसरा होता है विभाजन अवस्था होता है, जिसे बोलते हैं सूत्री अवस्था यानी कि एम फेज, इंग्लिश में मेटोटिक फेज। ओके, अब हम बात करते हैं डिफरेंस इंटरफेज और एम फेज में। पता है ये कितने एग्जाम में पूछता है कि अंतरावस्था और सूत्री विभाजन अवस्था में क्या अंतर है। जो इंटरफेज होता है ना, दो लगातार एम अवस्था के बीच पाई जाती है। एम अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था के दौरान जो सेल डिवीज़न करती है। ठीक है, अब देखिए कि 23 घंटे तक हमने बताया आपको कि जो मानव कोशिका होती है 24 घंटे में विभाजन करती है। तो कैसे करती है, क्या करती है भाई? तो क्या करती है कोशिका कि जो 23 घंटे होती है ना, इस अवस्था में रहती है। हाँ, इंटरफेज यानी कि अंतरावस्था में 23 घंटे तक रहती है ये। तो क्या समझे आप कि जो इंटरफेज होता है इसमें 23 घंटे लगते हैं। कोशिका 23 घंटे तक इंटरफेज में रहती है यानी कि वृद्धि अवस्था में रहती है। और फिर क्या होता है कि एम फेज में जो कोशिका होती है 5% से कम समय लगता है एम फेज में। तो जो इंटरफेज होता है यानी कि अंतरा अवस्था जो होता है उसमें जो होती है कोशिका 23 घंटे तक रहती है और ये सबसे लंबी अवस्था है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कोशिका विभाजन, जो कोशिका चक्र होता है वो 24 घंटे का होता है ह्यूमन में यानी कि मानव में। तो इसमें से 23 घंटा जो है इंटरफेज में रह लेती है और बस 1 घंटा जो होती है एम फेज में रहती है। ठीक है ना, क्यों ऐसा होता है? तो देखिए, आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कितने साल का है? 1 साल का प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप। ठीक है ना, 1 साल का। और जो आपका एग्ज़ाम है वो कितने घंटे का है? 3 घंटे का है। ठीक है ना, तो फिर इससे क्या पता चलता है आपका जो 100% में से क्या होता है कि आपका जो 95% है वो पूरा आपका जो है किस में जाता है? वो पूरा आपका जो है प्रिपरेशन में जाता है, यानी कि आप तैयारी करते हैं। और एग्ज़ाम कितने घंटे में देते हैं? 1 घंटे में या फिर 3 घंटे में एग्ज़ाम दे देते हैं, जो कि 5% ही वो काम होता है। मतलब कहने का मतलब है कि आप मैक्सिमम तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम बहुत ही कम समय के लिए देते हैं, लेकिन परिणाम वही होता है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी इंटरफेज में भी क्या होता है कि इसमें तैयारी वाला अवस्था बहुत ज़्यादा होता है। बोलो तो 23 घंटे तैयारी होता है और 1 घंटे में डिवीज़न हो जाता है, यानी कि 5% में डिवीज़न हो जाता है और 95% लगता है इसको तैयारी करने में। ठीक है ना, आई होप कि आपको एक पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा विथ इट एग्जाम्पल। अब जो है नेक्स्ट क्या है कि जो कोशिका होती है उपापचय रूप से ज़्यादा सक्रिय रहती है। इसमें कहने का मतलब है कि जो कोशिका होती है विभाजन तो नहीं करती इस अवस्था में, लेकिन क्या रहती है, वो सक्रिय रहती है। ठीक है, हर वक्त सक्रिय रहती है उपापचय रूप से। ठीक है ना, और इसमें जो होती है उपापचय रूप से ज़्यादा सक्रिय नहीं होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ विभाजन करना होता है। ठीक है, हमें कुछ याद करना होता है, हमें कुछ सीखना होता है, तो हम उस समय पर हमारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है। एग्ज़ाम में भी रहता है, लेकिन जो हमें याद रहता है वो उतना ही लिखना होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो इंटरफेस होता है इसमें जो होती है कोशिका जो होती है ज़्यादा सक्रिय रहती है उपापचय रूप से। ठीक है ना, इस अवस्था को विश्राम अवस्था भी कहते हैं और इस अवस्था को नाटकीय अवस्था कहते हैं, यानी कि नाटक करती रहती है सेल इसमें, और ये जो होती है विश्राम स्टेज होता है। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं, वो तो था उनके बीच में डिफरेंस क्या है अंतरावस्था और एम अवस्था के बीच में। अब जो है बात करते हैं इंटरफेज यानी कि अंतरावस्था। तो इस अवस्था में जो होती है कोशिका का स्वयं को विभाजन करने के लिए तैयार करती है। जो कोशिका होती है ना, खुद को विभाजन करने के लिए तैयार करती है, यानी कि रेडी करती है। ये आपको अच्छे से समझा दिया गया एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो देखिए इसमें भी स्टेज होते हैं, G1, S एंड G2 फेज। ये 3 फेज से मिलके एक अंतरावस्था बना होता है। ठीक है, जैसे कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, फिर घर पे आके पढ़ते हैं, तो क्या होता है भी स्टेज होता है कि आपको ये करना होता है। ठीक उसी प्रकार से अंतरावस्था में भी स्टेज है कि G1 है, फिर S है एंड देन फिर क्या है G2 है। तो ये तीनों कैसे हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये पूरा है इंटरफेज यानी कि अंतरावस्था, और ये जो है ये है सूत्रीय अवस्था, जिसमें क्या होती है एम फेज जिसे बोलते हैं, ये अलग है और ये जो है अलग है। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसका यानी कि अंतरा अवस्था का, जिसमें G1 आता है, S आता है और G2 आता है। ठीक है, चलिए हम इसको अच्छे से देखते हैं पहले। तो देखिए जीवन को हम क्या कहते हैं, जीवन को हम गैप
फर्स्ट बोलते हैं, फिर एस आता है और फिर आता है G2 अवस्था। जो जीवन अवस्था होती है ना, ये तीनों, इस तीनों में डिफरेंस करने को आता है G1, S और G2 फेज। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो ये डिफरेंस आता है, लेकिन अगर आप किसी नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं नर्सिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी या फिर किसी कॉम्पिटेटिव की, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और साथ ही इस अवस्था से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इस अवस्था में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले जीवन अवस्था। तो ये जो होती है अंतरावस्था की सबसे बड़ी अवस्था होती है, ठीक है ना। और जो एस होती है सबसे छोटी अवस्था होती है। और जो G2 होता है वो बीच का अवस्था होता है, यानी कि ना ही ज़्यादा छोटा होता है और ना ही ज़्यादा बड़ा होता है, मीडियम होता है। जीवन में क्या होता है, उपापचय से सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, लेकिन इस अवस्था में यहाँ सबसे कम सक्रिय होता है। वहीं G2 अवस्था की बात करें तो इन दोनों के बीच की अवस्था है ये, ओके। अब जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कोशिका द्रव्य की मात्रा जो होती है और कोशिकांग की संख्या है और कोशिका का आकार जीवन अवस्था में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि जो कोशिका होती है उपापचय रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हिलती डुलती है और मतलब अपने आप को वृद्धि करती रहती है बहुत ही ज़्यादा तरीके से। तो इसमें जो होती है कोशिका की संख्या बढ़ेगी, उसकी आकार बढ़ेगी उसका, ठीक है ना, उसका द्रव्य की मात्रा भी बढ़ेगा। और क्या होता है कि जीवन अवस्था में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछेगा न्यूमेरिकल में कि आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, किस अवस्था में होता है, तो आपको ट्रिक करना रहेगा जीवन अवस्था में होता है, ठीक है। इस अवस्था में किसका किसका विकास होता है, तो वो होता है तारक केंद्र और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एस अवस्था होती है उसमें तारक केंद्र का गुणन तो होता ही है, साथ ही साथ हिस्टोन का संश्लेषण भी होता है। ना कि सिर्फ इतना ही बल्कि डीएनए का संश्लेषण भी होता है। जी हाँ, डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है इस अवस्था में। जो हाइलाइट्स पॉइंट्स है उसको आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण भी होता है, ठीक है ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन। इसमें सिर्फ एक प्रोटीन का निर्माण होता है, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें होता है, लवक का संख्या बढ़ता है, ओके। तो हमें इतना याद रखना है कि जीवन में क्या होता है, एस में क्या होता है, G2 में क्या होता है। सबसे पहले एस जीवन में क्या है कि सबसे बड़ी अवस्था है, एस सबसे छोटी अवस्था है और G2 मीडियम यानी कि मिडिल की अवस्था है, ओके। जीवन में क्या होता है, जीवन में जो होता है आरएनए एंड प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है। एस अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है और साथ ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीएनए का रेप्लिकेशन तारक केंद्र का भी गुणन होता है, ओके। और इसमें जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और लवक की संख्या इंक्रीज होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है ना वो तीनों में होता है, कुछ ना कुछ तीनों में होता है, ठीक है। और लेकिन मैक्सिमम जो होता है जीवन अवस्था में होता है, ओके। अब जो है हम देख लेते हैं इस फेज क्या होता है और कैसे होता है। तो डीएनए संश्लेषी अवस्था, ठीक है ना, मैंने बताया ना आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि डीएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, तो इस अवस्था में होता है। तारक केंद्र का द्विगुणन भी होता है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे डीएनए का संश्लेषण होता है, मैंने बताया ना आपको। तो डीएनए की मात्रा जो होती है 2 गुनी हो जाती है, समझ रहे हैं आप, 2 गुनी हो जाती है डीएनए की मात्रा। और जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो समान ही रहती है, गुणसूत्र की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डीएनए की मात्रा 2 गुना हो जाता है। देखिए जो कोशिका विभाजन होता है जिस इंटरफेज में 3 अवस्था आती हैं, जीवन एस और G2 अवस्था। लेकिन जो ये अवस्था है G0 अवस्था, ये अलग है, ये अलग पॉइंट है। यहाँ से अलग प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि G0 अवस्था या फिर शांत अवस्था से एकदम अलग आएगा और बहुत ही आसान है ये जो शांत अवस्था होता है, आप इसे बहुत ही अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसे क्या होता है और कैसे काम करता है ये। तो क्या होता है इसमें कि कुछ कोशिकाएं जो होती है ना, कोशिका चक्र से निकलकर एक निष्क्रिय अवस्था में चली जाती हैं, जिसे G0 अवस्था कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कोशिका विभाजन नहीं करती है, जिसका मन नहीं करता विभाजन करने का, वो सोचती है कि यार हम शांति से पढ़ रहे हैं, हमको विभाजन वगैरह नहीं करना है, तो वो जो होती है G0 अवस्था में चली जाती है, ठीक है। और इसमें 2 ही प्रकार की कोशिकाएं जाती हैं। पहला तो होती है कौन सी, तंत्रिका कोशिका, और दूसरा होती है हृदय की कोशिका। तो तंत्रिका की कोशिका होती है, हमें न्यूरॉन जो होता है
वो विभाजन नहीं करते हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं। बचपन में जितना हमारे पास न्यूरॉन था उतना ही न्यूरॉन आज भी है, ना कि विभाजन नहीं होता है। तो इनकी जो कोशिकाएं होती है परमानेंटली जीनोट अवस्था में रहती हैं। लेकिन जो हृदय की कोशिका होती है ना, वो कभी कभी क्या होती है, विभाजन करने के लिए जीनोट अवस्था से निकल जाती है। कभी कभी सिर्फ, यानी कि यदा कदा वो निकल जाती है जब उसका मन करता है कि नहीं चलो विभाजन करते हैं। ओके। और शांत अवस्था में जाने का मतलब ये नहीं है कि वो एकदम शांत हो जाती हैं, नहीं, वो सिर्फ विभाजन नहीं करती हैं, बाकी उपाप्य रूप से सक्रिय वो रहती हैं। ठीक है, यानी कि अपना अपना जो अंदरूनी काम करती रहती हैं, बस वो विभाजन नहीं करती हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि जो मानव कोशिका होती है, वो 2n में उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं और 2 जीनोम होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि 23 गुणसूत्र से मिलकर एक जीनोम बना होता है, और जो मटर में होता है वो 14 गुणसूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे समसूत्री विभाजन का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।